Hello everyone, welcome to Civil Success Point. The topic for today's discussion is electricity and the target is to score 1 or 2 marks whatever which will be asked in your exam. ठीक है, तो जो भी एग्जाम AE का होगा जिसमें जीके जीएस का पोर्शन मेंशन्ड है तो ये टॉपिक से एक क्वेश्चन तो वो पूछेंगे ही पूछेंगे. ठीक है, तो इन द नेक्स्ट 45 minutes 30 to 45 minutes or maybe 50 minutes you will be able to understand each and everything which can be asked in your exam. और उसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पे ये क्विज. देखिए ये क्विज भी आपको मिलेगा. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. देखो ये है क्या, आपको समझो ये जो टॉपिक है हमारा पूरा, इस टॉपिक को 3 हिस्से में आप डिवाइड कर सकते हो. ओके, 3 पार्ट्स. द फर्स्ट पार्ट इज, ये पूरा टॉपिक है आपका. फर्स्ट पार्ट में आप समझोगे चार्जेस क्या हैं, फिर चार्जेस फ्लो करेंगे तो बोलेंगे करंट. करंट के फ्लो होने का रीजन होता है पोटेंशियल डिफरेंस. ये तीनों के बारे में जो भी मेंशन्ड है आपके टेक्स्ट में ये सब कुछ आपको समझाया जाएगा. सेकंड पार्ट में हम देखेंगे इस पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में एक रिलेशनशिप होता है जिसको हम ओम्स लॉ बोलते हैं. वहां से जन्म होता है रेजिस्टेंस का. ठीक है, रेजिस्टेंस को जिस तरीके से जोड़ा जाएगा सीरीज या पैरेलल कनेक्शन वो देखेंगे. थर्ड पार्ट में हम देखेंगे, जब सब कुछ सीख लिया तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. या ठीक है, क्लियर है. तो ये है हमारा टॉपिक. चलिए शुरू करते हैं. देखो चार्ज क्या होता है, आपके एटम के अंदर में होता है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. ठीक है, प्रोटॉन होता है प्लस चार्ज, न्यूट्रॉन होता है जीरो चार्ज, कोई चार्ज नहीं. और इस न्यूक्लियस के बाहर होता है इलेक्ट्रॉन्स जिसपे होता है माइनस चार्ज. न्यूट्रॉन पे जीरो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है. ठीक है, प्रोटॉन न्यूक्लियस के बाहर नहीं जा सकता है तो एटम के बाहर भी नहीं जा सकता है. एटम के बाहर कौन जा सकता है, इलेक्ट्रॉन जा सकता है. ठीक है, तो एक एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर जा सकता है. ओके, तो इस पे प्लस चार्ज बच जाएगा क्योंकि देखो पहले +10 था -10 था, ये प्रोटॉन की वजह से था, ये इलेक्ट्रॉन की वजह से. मान लो 10 प्रोटॉन थे और 10 इलेक्ट्रॉन थे तो जीरो चार्ज था टोटल एटम पे. हमने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर भेज दिया तो 9 बच गया, यहाँ +10 हो गया तो +1 हो गया ना, इस पे प्लस चार्ज. तो चार्ज का फ्लो इस तरीके से होता है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है. जब एक इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो वो अपने आप में कितना चार्ज कैरी करता है, तो वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. ये हो गया आपका एक क्वेश्चन कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. ठीक है, चलिए तो आप यहां से यूनिटरी मेथड लगा के क्या बता दोगे कि देखो 1 कूलम पे इतना कूलम है एक इलेक्ट्रॉन में. ठीक है, तो एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कर दूं क्या. इसको करोगे ना तो आ जाएगा 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, इसको डिवाइड करके देख लेना. इतने इलेक्ट्रॉन्स आपके आ गए. ये क्या आया, एक कूलम्ब में इतना इलेक्ट्रॉन होता है. ये भी आपका एक पॉइंट हो गया कि 1 कूलम्ब चार्ज जो है मतलब 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3, इस तरीके से पूरा पैकेट कितने इलेक्ट्रॉन का, 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन का पैकेट को बोलते हैं 1 कूलम्ब चार्ज. तो चार्ज से रिलेटेड ये सारी बातें हो गई कि चार्ज क्या होता है, कूलम्ब इज द यूनिट ऑफ चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज और एक कूलम्ब में कितना इलेक्ट्रॉन. चलिए अब देखिए, जब आपका चार्ज ये एक पैकेट था ना 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन का, इस तरीके से एक और पैकेट होगा, इस तरीके से और पैकेट. जब ये एक पैकेट मतलब इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस कर रहे होते हैं तो हम इसको कह सकते हैं ना कि 1 कूलम्ब चार्ज चल रहा है. ठीक है, ठीक. जब इतना सारा चार्ज आपका किसी एक क्रॉस सेक्शन से एक यूनिट टाइम में क्रॉस कर जाता है तो उसको बोल देते हैं 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो गया. जब 2 पैकेट इस तरीके का क्रॉस कर जाएगा तो बोल देंगे 2 एम्पियर का करंट क्रॉस कर रहा है. ठीक है, चलिए तो करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज पर यूनिट टाइम.
चार्ज क्या मतलब क्या हुआ, n इंटू ई बोल सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए वही चीज यहां लिखा है, Q इक्वल टू एन ई। अब देखो करंट को मेजर करने का जो यूनिट है वो है एम्पियर, चार्ज को मेजर करने का यूनिट कूलम था, करंट को मेजर करेंगे एम्पियर में। कौन से डिवाइस से मेजर करेंगे, एमीटर से। एमीटर से रिलेटेड दो बातें याद रखो, इसको हमेशा जोड़ेंगे सीरीज में और इसका रेजिस्टेंस हमेशा लो होगा। अब ये सीरीज में क्यों जोड़ते हैं, रेजिस्टेंस क्या होता है, अभी आगे आएगा सेकंड पार्ट में। ठीक है, चलिए एमीटर हैज लो रेजिस्टेंस एंड ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। इस पॉइंट को याद कर लो, ये एग्जाम के लिए बहुत फेवरेट क्वेश्चन स्टेटमेंट है। फिर देखो डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन ऑपोजिट, डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन ऑपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एक चीज है, देखो अगर इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा है तो कह सकते हैं कि माइनस चार्ज का फ्लो इधर से इधर की तरफ है, तो प्लस चार्ज का फ्लो इधर से इधर, ऐसा अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो जब इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कवरी हुआ था ना, तो चार्ज को इलेक्ट्रिसिटी को देखा गया कि इधर से इधर फ्लो हो रहा है, यहाँ पे बैटरी है मान लो, ओके, तो देखा गया कि इधर से इधर करंट फ्लो हो रहा था, तो ऐसा बोल दिया गया कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन जो है चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन में होता है। बाद में यह डिस्कवरी हुई कि यार इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है बेसिकली इधर से इधर, तो करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के ऑपोजिट हो गया। बस तो ये बात क्या हो गया, अब से याद क्या रखना है, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर तो करंट इधर से इधर। ठीक है, तो अगर आपको एग्जाम में स्टेटमेंट आ जाता है कि द फ्लो ऑफ करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है। ओके, या फिर फ्लो ऑफ डायरेक्शन, फ्लो ऑफ करंट का डायरेक्शन जो है इज इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, चलिए आपने चार्ज समझ लिया, इसके फ्लो को कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, इसको समझ लिया, इसके बीच में इसका यूनिट देख लिया और एमीटर भी देख लिया। अब देखो कि करंट का फ्लो हुआ ही क्यों, बेसिकली क्यों हुआ, चार्ज क्यों यहां से यहां गया, इलेक्ट्रॉन क्यों निकला वहां से और क्यों फ्लो किया। तो देखो एक कोरोलरी समझना, एक पानी की टंकी है, दूसरे पानी की टंकी है, एक यहाँ तक फील्ड है, एक यहीं तक फील्ड है, यहाँ पे एक छेद करो, पाइप लगाओ, यहाँ पे देखना इधर से पानी फ्लो होके इसमें तब तक जाता रहेगा जब तक दोनों का लेवल सेम ना हो जाए। यही है पोटेंशियल का डिफरेंस होना। ठीक है, पोटेंशियल का डिफरेंस। तो देखो जब भी यहाँ पे मान लो कि इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़े थे, यहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक टेंडेंसी रहेगी कि ये एक इलेक्ट्रॉन चाहेगा कि मैं यहाँ से यहाँ आ जाऊं और ये 3 होके बैलेंस हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस फिनिश। तो ये होता है फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, चलो तो अब इसको मेजर कैसे करेंगे, बेसिकली ये तो समझ गए कि यहाँ पे पोटेंशियल का डिफरेंस है, चार्ज का पोटेंशियल का डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी चीज का हो सकता है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस किसका है, चार्ज का है। तो एक यूनिट चार्ज को, जैसे इलेक्ट्रॉन लिख दिया ना, मैं कूलम लिख देता हूँ, 1 कूलम 1 कूलम 1 कूलम, और यहाँ है 1 कूलम, तो ये एक इधर से इधर जाना चाहेगा, बैलेंस हो गया। तो ये जो डिफरेंस है एक कूलम चार्ज को यहां से यहां ले जाने में जितना वर्क करना पड़ेगा उसको हम कहेंगे एक यूनिट का पोटेंशियल डिफरेंस। तो वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, यही होता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या है, वोल्ट। वोल्ट क्या होता है, W/Q। वोल्ट क्या है, W/Q, मतलब वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, ये 1 कब आएगा इसका वैल्यू, जब W भी 1 हो जाए और Q भी 1 हो जाए। ठीक है, Q1 का मतलब क्या हुआ कि 1 कूलम चार्ज, और W मतलब वर्क है, वर्क का मतलब जूल, 1 जूल काम करना पड़ रहा है आपको 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए, वो हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है वोल्ट, मेजर करते हैं वोल्ट मीटर में। ठीक है, जैसे एम मीटर में हमने देखा कि इसको हमेशा लगाएंगे सीरीज में और इसका रेजिस्टेंस लो होता है, तो वोल्ट मीटर को हमेशा आप लगाओगे पैरेलल में और इसका रेजिस्टेंस हाई होता है, जस्ट ऑपोजिट टू एम मीटर। देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, हाई रेजिस्टेंस एंड ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, चलिए
देखो होता बेसिकली क्या है कि इस तरीके की बैटरी आपने देखी है ना, ऐसे बैटरी देखी होगी आपने, यहाँ प्लस लिखा रहता है या माइनस लिखा रहता है। तो बेसिकली इसमें होता क्या है ना कि इसके अंदर में कुछ केमिकल रिएक्शंस होते रहता है, कुछ मटेरियल होता है इसके अंदर में, ठीक है। वो जब रिएक्शंस होते रहता है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया ना। यहाँ जैसे ही आपने ये तार को कनेक्ट किया तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो करना शुरू करेगा, चाहेगा कि हम न्यूट्रलाइज हो जाएं, पोटेंशियल डिफरेंस फिनिश हो, ठीक है। तो जब तक ये चीज होते रहेगा, इधर से इधर फ्लो हो रहा है और ये रिएक्शन चल रही है, तब तक ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होते रहेगा, बैटरी काम करते रहेगा, आपका बल्ब यहाँ पे जलता रहेगा। ओके, जैसे ही ये रिएक्शन बंद होगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होना बंद हो गया, आपका बैटरी फ्यूज, बैटरी खत्म, बल्ब फिनिश, अब नहीं जलेगा। यही होता है बेसिक आपका वर्किंग इलेक्ट्रिक सेल का। तो इलेक्ट्रिक सेल का काम क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस को बना के रखना। तो सेल इज द सिंपलेस्ट डिवाइस टू मेंटेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक बात हो गया। चलिए नेक्स्ट इज आपका ये आपका मतलब सिंबल्स है कुछ जो यूज होता है, जिसमें जो इम्पोर्टेंट है वो रेहोस्टेट। देखो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, मतलब ये एरो को यहाँ के जगह तुम यहाँ लगा दो, ठीक है। क्या मैं आपको, चलो रहना दो यार, ये एज इट इज याद रखो, हमें क्या करना है जान के, हमें तो याद रखने से मतलब है। रेहोस्टेट का काम क्या है? वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। दूसरा आपको ये याद रखना है इसका सिंबल। की ओपन और की क्लोज भी आपसे पूछा गया है, आरआरबी ने पूछा है और एसएससी ने भी पूछा है, फोटो देके पूछा है आपसे। ये आपको ये दे देंगे, बोलेंगे किसका सिंबल है, 4 ऑप्शन दे देंगे, की क्लोज, की ऑप्शन, की ओपन, वायर जॉइंट वगैरह वगैरह, ठीक है। ये दोनों तो पता होता है। बाकी ये नोट्स में आपको टेलीग्राम में मिलेगा, तो वहां पे डाउनलोड करो और इसको एज इट इज पढ़ो। जो मैंने मार्क कर दिया वो इम्पोर्टेंट है। चलो तो हमारा पहला अध्याय फिनिश होता है इसका, ठीक है ना, पहला अध्याय संपूर्णम। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ब्लॉक। देखो इसमें क्या पढ़ा, क्विक रिवीजन। चार्ज क्या होता है, ठीक, एक यूनिट चार्ज, इसका यूनिट क्या है, कूलम्ब है, ठीक। फ्लो ऑफ चार्ज को करंट बोलते हैं। करंट को, फ्लो को मेजर करने का तरीका एमीटर, यूनिट क्या, एम्पियर, ठीक। इसके फ्लो होने का रीजन क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। मेजर करने का यूनिट वोल्ट। डिवाइस वोल्ट मीटर, ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। रेजिस्टेंस हाई, यहाँ पे एम मीटर जो था उसका रेजिस्टेंस लो, कनेक्टेड इन सीरीज। ओके चलिए ये चीजें हमने देख ली, आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमने जो V और I को समझा ना पीछे, इन दोनों का रिलेशन है। देखो कैसे, एक साइंटिस्ट थे ओम, उन्होंने क्या किया कि एक सर्किट बनाया, मान लो ऐसा, यहाँ पे लगाया बैटरी, एक बैटरी लगाया, देखा कितना करंट फ्लो किया, उसको मार्क किया, जैसे एक बैटरी तो इतना करंट गया, तो ये पॉइंट मार्क किया। फिर उन्होंने क्या किया कि एक और बैटरी लगाया यहाँ पे ऐसे, ठीक है, 2 बैटरी हो गई, तो 2 वोल्ट का, मान लो एक बैटरी 1 वोल्ट का है, तो 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, तो देखा कितना चार्ज किया, उसको मार्क किया। इस तरीके से 3 लगाया, 4 लगाया, करंट मार्क किया, ठीक है। फिर इसको मिलाया, तो जब मिलाया तो उन्हें यह मिला कि V इज, मेरा खरगोश उधर उछल कूद मचा रहा है, V इज प्रोपोर्शनल टू I। देखो V इज प्रोपोर्शनल टू I, ये आया, ओके। ये क्या आया, ये आया पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का डिफरेंस, के बीच का रिलेशनशिप। कैसा रिलेशनशिप आ रहा है, प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो V इज प्रोपोर्शनल टू I, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाओगे, बैटरी ज्यादा लगाते जाओगे, करंट ज्यादा आते जाएगा, बल्ब का ग्लो बढ़ते जाएगा, ठीक बात है। चलिए तो ओम्स लॉ यही था, जब आप पोटेंशियल, ये प्रोपोर्शनलिटी हटाते हो तो एक कांस्टेंट आता है हर बार, तो ये कांस्टेंट है आपका रेजिस्टेंस इस केस में, ठीक है। चलिए तो आपका ये पार्ट हो गया कवर, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी हो गया क्लियर, ये भी क्लियर हो गया, ग्राफ भी। अब मुझे बताओ कि अगर किसी रेजिस्टेंस ज्यादा हो, जैसे ये जो हमारा सर्किट था ना, ये यहाँ पे एक बैटरी लगाया अपन, तो यहाँ जो बल्ब जितना ग्लो किया, जितना करंट फ्लो किया, अगर इस चीज का रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाए
ज्यादा हो जाए तो कम करंट फ्लो करेगा ना, रेजिस्टेंस ज्यादा मतलब फ्लो ऑफ करंट कम। तो ये ग्राफ जो है हाई रेजिस्टेंस वाले चीजों के लिए क्या ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा? कमेंट में बताइए कि अगर रेजिस्टेंस हाई होता है तो ग्राफ ये ऐसा बनता है या ऐसा बनता है। ये किसी एक रेजिस्टेंस के लिए ग्राफ है। अगर इस रेजिस्टर से ज्यादा रेजिस्टेंस आप लगा के यही ग्राफ बनाओगे तो क्या ये बनेगा या ये बनेगा? ये 1 है, ये 2 है, मुझे कमेंट्स में बताइए। ठीक है, चलिए आगे देखो। अब आया रेजिस्टेंस। हमने चार्ज देखा, चार्ज के फ्लो को करंट बोले, करंट होने का रीजन पोटेंशियल डिफरेंस। फिर इन दोनों के बीच में रिलेशन देखा तो आया I प्रोपोर्शनल टू V। इसका प्रोपोर्शनलिटी हटाए तो आया R। R क्या होता है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन करते हैं? ये प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर होता है टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज, टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। ये रेजिस्टेंस, ठीक है, जस्ट लाइक अ फ्रिक्शन, रेजिस्ट कर रहा है फ्लो का। इसका मेजर करने का यूनिट है ओम, 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 ठीक है, ओम। तो इसको कैसे डिनोट करोगे? तो बहुत सिंपल है यार, V इक्वल टू आई आर। आर को इधर ही रहने दो तो V बाई आई, यही तो हो गया, V बाई आई मतलब वोल्ट बाई एम्पियर। ठीक है, 1 यूनिट, ये 1 कब आएगा? जब ये भी 1 और ये भी 1 हो जाए, मतलब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस में अगर 1 एम्पियर का चार्ज फ्लो कर रहा है तो हम कहेंगे कि 1 ओम का रेजिस्टेंस है। दैट्स इट। ठीक है, चलिए ये स्टेटमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए इंपॉर्टेंट बात हो गई, आगे बढ़े। देखो रेहोस्टेट अभी आपको दिखाया था, ऐसे वाला साइन बोला था, याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये इसको यहाँ कनेक्ट किए हैं तो ज्यादा रेजिस्टेंस, इसको यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं ऐसे, इसको और पीछे ला सकते हैं, ये वेरिएबल होता है, ऐसे से कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया रेहोस्टेट, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है एग्जाम में आपसे। अब देखो, एक होता है रेजिस्टिविटी और एक होता है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या डिफरेंस है तो समझिएगा। रेजिस्टिविटी जो है ये है, इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस जो एक ऑफर करेगा एक क्यूब। क्यूब मतलब क्या? मान लो कि मटेरियल है आपका इस तरीके से, ठीक है, यहां से ऐसे फ्लो कर रहा है करंट, तो यहाँ पे एक ऐसा चीज को आप निकालो, क्यूब को, एक यूनिट ऐसा, ठीक है, यूनिट क्यूब, ये हो गया ना। ये इसके थ्रू जितना आपका रेजिस्टेंस है उसी को बोल देते हैं रेजिस्टिविटी। मतलब ये मटेरियल पर डिपेंड सिर्फ करेगा ना कि कौन सा मटेरियल का आप क्यूब ले रहे हो। ठीक है, कौन से मटेरियल का क्यूब ले रहे हो इस पर सिर्फ डिपेंड करेगा रेजिस्टिविटी। तो देखो, इसीलिए इस टर्म को डिफाइन किया गया और इससे हम कनेक्ट कर देंगे R इक्वल टू रो L बाई ए। ये याद रखना पड़ेगा आपको। ये क्या करेंगे अभी देखो रेजिस्टिविटी क्या होता है? डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ क्यूब ऑफ अ मटेरियल ऑफ साइड 1 मीटर व्हेन करंट फ्लोज परपेंडिकुलर टू इट्स ऑपोजिट फेस। मतलब ये क्यूब है आपका और अरे क्या बना दिया मैंने, ये क्यूब है आपका, यहां से फ्लो कर रहा है ये 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। अब इससे जब फ्लो किया तो देखो इसका, उसी को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। उसका कितना रेजिस्टेंस है उस क्यूब का, ठीक है। तो इट्स एसआई यूनिट इज ओम मीटर। क्या होता है रेजिस्टिविटी का यूनिट? ओम मीटर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है, ओम मीटर। चलो, ये जितना भी पॉइंट यहाँ लिखा है ये सब इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना है। ये मैं पढ़ के अभी बोलने से मेरा कोई सेंस नहीं बनेगा, ये आपको रटना ही पड़ेगा। जैसे देखो क्या क्या लिखा है, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होता, ये सब सही, 5 स्टार पॉइंट इसको लिखने दो, ये 5 स्टार पॉइंट है, ठीक है। रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी? सिर्फ ये डज नॉट चेंज विथ लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्योंकि आपने वो तो फिक्स कर दिया ना यार, आपने तो वॉल्यूम ही मान लिया ना, तो इससे तो चेंज, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किस पे पड़ेगा? टेम्परेचर पे। टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा तो रेजिस्टिविटी बदल जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर। क्लियर है ये बात? क्लियर है। जस्ट अ सेकंड, चार्ज लगा तो उस पर डिपेंड करेगा। ओके, फिर देखो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा था? रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था लेंथ पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था एरिया पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था टेम्परेचर पे, और नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड कर रहा था। लेकिन रेजिस्टिविटी जो था
वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर और मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ और एरिया पे नहीं कर रहा है, क्योंकि आपने यूनिट फिक्स कर दिया ट्यूब का। डन। तो यहां से मैं ऐसा लिख दूं कि R इज प्रोपोर्शनल टू, देखो क्या लिख रहा है यहाँ पे लिखा ना इसने, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो मैं लिख दूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो लिख दूं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये रहने देते हैं, इसको स्टार मार्क करके रखो, टेम्परेचर ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा, ठीक है। एंड डिपेंड ऑन, अब देखो टेम्परेचर ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा, ऐसे क्यों होता है, रैंडमनेस बढ़ जाएगी ना अंदर में, तो फ्लो कम हो जाएगा, रैंडमनेस ज्यादा, बस ऐसा, रीजन नहीं समझने की जरूरत है। डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, फिर रेजिस्टिविटी आ गया, इसका स्टेटमेंट्स आपको पढ़ना है, रटना पड़ेगा, मैं बोलूंगा कोई फायदा नहीं होगा आपसे। इनफैक्ट एक एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि रेजिस्टिविटी जो है वो मेटल एंड एलॉय का कितना होता है, ये भी पूछा गया है, तो ये भी आपको पढ़ना है। मेटल एंड एलॉय का इस रेंज में, वो ऑप्शन देते हैं 10 का पावर -8 और 6 है ना, तो कुछ और ऑप्शन देंगे वो। वैसे एसएससी जेईई में इस तरीके का क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, लेकिन पता नहीं आ जाए, रीडिंग कर लेना, क्या दिक्कत है, एक बार रीडिंग कर लो, ठीक है। अब देख लो अगला पार्ट जो है वो आया रेजिस्टर्स इन सीरीज। सीरीज में रेजिस्टर लगाने का क्या मतलब है, देखो एक रेजिस्टर लगाए, दो रेजिस्टर लगाए, तीन रेजिस्टर लगाए, यहां से एक बैटरी लगा दिया, ओके। चलिए इसका मान लिया करंट है I, क्या प्रूफ करके दिखाऊं या छोड़ दो, प्रूफ की जरूरत नहीं है, कर दूं, चलो कर देता हूं। देखो ये V इक्वल टू IR है ना, ये हमने देख लिया है ना, ओम्स लॉ, ठीक है, फटाफट करता हूं, समझ लेना बस, वैसे नोट्स में लिखा हुआ है। यहाँ से जब करंट फ्लो करेगा तो मुझे बताओ यार कि यहाँ से जितना इलेक्ट्रॉन निकला उतना ही इलेक्ट्रॉन तो इसमें भी क्रॉस किया, इसमें भी क्रॉस किया, इसमें भी क्रॉस किया ना, सेम, तो करंट तो सब में सेम रहेगा, तो जब भी सीरीज कनेक्शन होगा तो करंट तो सेम रहेगा, ठीक है। एक तरीका ऐसे है कनेक्ट करने का, ठीक है, ऐसे। अब बताओ यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसका कुछ पार्ट इसमें चला जाएगा, कुछ इसमें, कुछ इसमें, है ना, तो इसमें I1, इसमें I2, इसमें I3 करंट हो जाएगा ना, ठीक बात है, करंट का डायरेक्शन इधर से होगा ऑब्वियसली, I1 I2 I3 चला जाएगा। लेकिन मुझे बताओ कि इसका, इस वाले रेजिस्टर का दोनों एंड क्या इसी बैटरी से जुड़ा है, इसका भी दोनों एंड इसी बैटरी से जुड़ा है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस सब में सेम रहेगा। ये बात समझ में आ जाती है कि सीरीज में जब भी होगा, तो देखो यहाँ लिखा होगा, इसमें आपका पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो जाएगा, यहीं पे करके दिखा देता हूं आपको, देखो V इक्वल टू IR हमें पता है, ठीक है, तो V इक्वल टू, यहाँ पे ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, तो मैं लिख दूं V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, V इक्वल टू V1 कितना हो जाएगा, I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस I3 R3, कि V इक्वल टू I1 होता ही है, ठीक है। सब में रेजिस्टेंस अलग अलग है ना, तो R1 R2 R3 लिख दिया, और I देखो सब में सेम है, करंट सब में सेम है ना, तो ये I1 I2 I3 बराबर हो जाएगा, तो लिख दूं V इक्वल टू I R1 प्लस R2 प्लस R3, और V इक्वल टू IR तो था ही, I R इक्वल टू I, और यही चीज R1 प्लस R2 प्लस R3, I से आ गया R इक्वेलेंट इक्वल टू आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3, आया ना। तो जब भी सीरीज में कनेक्टेड रहेगा ये तीन ऐसे, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो ये प्रोवाइड करेगा सर्किट में, वो करेगा R1 प्लस R2 प्लस R3 का, ठीक। अब देखो पैरेलल में आओ, जब भी पैरेलल में आपका कनेक्शन होगा, मैं पैरेलल वाला ऐसे ही बस बना के देता हूँ, लिखा हुआ तो है ही नोट्स में, तो देखो पैरेलल में जब भी कनेक्ट करोगे ना तुम, तो इसमें आपका पोटेंशियल डिफरेंस तीनों में VVV रहेगा, करंट अलग अलग रहेगा, इसमें I1 करंट, इसमें I2 करंट, इसमें I3 करंट, तो मैं ऐसा बोलूं V इक्वल टू IR, तो हमें पता है ओम्स लॉ है ये, तो ठीक है, तो V1 इक्वल टू I1 R1 बोल सकता हूँ, ठीक है, V2 इक्वल टू I2 R2, V3 इक्वल टू I3 R3 बोल सकता हूँ, बोल दिया, सबको जोड़ो, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है, और V इक्वल टू IR, एक मिनट,
तो डिलीट ही हो गया यार। चलो लिखा हुआ वाला सही देख लो। बेसिकली इसमें उल्टा आ जाएगा, बस कर ही देते हैं। आ जाओ, दोनों एक जगह पे आपका प्रूफ हो जाएगा ना। देखो ये है आपका पैरेलल कनेक्शन, ये बैटरी से जुड़ा है, ठीक है। इसमें I1 करंट, इसमें I2, इसमें I1, इसमें I2, इसमें I3, इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2, इसका रेजिस्टेंस R3, इसका पोटेंशियल V। तो मैं पैरेलल में ये कह सकता हूँ ना कि तीनों रेजिस्टेंस का वोल्टेज सेम है, तो V इक्वल टू IR बोल दूं, ठीक है। अब देखो कि क्या करूं कि हाँ, इसमें करंट देखो, जो यहाँ से I करंट जा रहा था, क्या मैं ऐसा लिख दूं, I करंट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो I को मैं क्या बोलता हूँ यहाँ से, I इक्वल टू V बाई R है ना, पूरा सर्किट के लिए। फिर I1 मतलब इस वाले इतने से पार्ट के लिए ओम्स लॉ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, V1 अपॉन R1, फिर क्या हो जाएगा V2 अपॉन R2, फिर क्या हो जाएगा V3 अपॉन R3, ठीक है। अब देखो V1 इसके लिए पोटेंशियल कितना है, यही V, इसके लिए पोटेंशियल कितना है V, इसके लिए भी V, तो V1 V2 V3 सेम है ना, तो V इक्वल टू मैं लिख दूं कि V कॉमन लेके 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, ये भी बाई R था ना, V से V गया तो 1 बाई R, 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R। प्रूफ समझ में आ गया क्या, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस था। आज से इन नटशेल आपको क्या याद रखना है कि जब भी सीरीज में लगेगा तो एज इट इज जोड़ दो, पैरेलल में लगेगा तो 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 करो, ठीक है। ये चीज याद रखना। फिनिश, आगे बढ़ते हैं। चलो, तो हमारा सेकंड ब्लॉक भी ओवर हो जाता है यहाँ पे, ये सेकंड ब्लॉक ओवर हो गया, ठीक है। थर्ड पे आऊं, देखो अब इसका यार रीडिंग लगा लेना, ठीक है। इसको भी रीडिंग लगा के बताऊंगा ना तो फिर और टाइम लग जाएगा बेकार का। अब देखो एडवांटेज ऑफ सीरीज और पैरेलल कनेक्शन खुद बता दो भाई, इसमें कोई साइंस नहीं। देखो अगर सीरीज में आपने लगा दिया ना ऐसा, अब मुझे बताओ कि ये रास्ता अवरुद्ध हो गया, इधर से इलेक्ट्रॉन जा रहा था ये खराब हो गया, अब इधर से इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर पा रहे, तो ये दोनों बेकार हो गया ना। एक चीज खराब होता है रेजिस्टर तो पूरा सर्किट बंद हो जाएगा, ये एक बेकार बात है। तो देखो सीरीज सर्किट में एक कंपोनेंट फेल किया तो सर्किट ब्रोक हो गया, नन ऑफ द कंपोनेंट वर्क। डिफरेंट अप्लायंसेस हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट ऑफ करंट, सब में सेम करंट जाता है सीरीज में, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस इन अ पैरेलल सर्किट इज डिक्रीज्ड, ये तीनों आपको स्टेटमेंट पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब देखो थर्ड पार्ट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें क्या है कि देखो इसको बहुत डिफरेंट तरीके से समझो, ठीक है। चलो डायरेक्ट फॉर्मूला याद करो सबसे पहले, हीट इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आप आई समझ चुके हो करंट है, ठीक है। आर समझ चुके हो सेकंड ब्लॉक में, टी क्या है, टाइम है, कितने टाइम तक ये चीज हुई, ठीक है। हीट इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। हीट जो है वो एनर्जी का फॉर्मेट है ना, एनर्जी का फॉर्मेट है। हमें क्या पता है कि एक होता है एनर्जी और एक होता है पावर, है ना। तो एनर्जी पर यूनिट टाइम को ही तो पावर बोलते हैं, ठीक है। तो हीट क्या है, आई स्क्वायर आर टी, यह है एनर्जी, हीट एनर्जी जो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के वजह से जनरेट हुआ, ठीक है, रेजिस्टर में। ये पर यूनिट टाइम जब करेंगे तो आ जाएगा पावर, टाइम से टाइम कटा तो पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर आ गया ना, ठीक। तो पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर आ गया। अब हमें ये भी पता है V इक्वल टू आई आर, तो R इक्वल टू V बाई आई होता है, V बाई आई। तो देखो आई स्क्वायर आर को V बाई आई लिख रहे हैं तो ये कट गया तो V आई बचा, ठीक है। तो आज सब याद रख लो, P इक्वल टू आई वी। कैसे यार, P आई ई वी थ्योरी पता है,
सिविल इंजीनियर्स को ट्रांसपोर्टेशन में, बस वैसा ही कुछ। P समझ पा रहे हो? कुछ ऐसा नहीं याद करो यार, सिंपल सी बात है। हीट I स्क्वायर RT, हीट पर यूनिट टाइम को बोलते हैं पावर, T से T कट गया I स्क्वायर R, तो पावर इक्वल टू VI याद रख लो या I स्क्वायर R याद रख लो, कुछ भी याद रख लो। ये तीन चीज आपको याद कर लेना है, ठीक है? ठीक है, तो हीट प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू VIT लिखा गया, मतलब हीट पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू पावर इज इक्वल टू VI। तो हीट प्रोड्यूस टोटल कितना हो जाएगा, T इधर ले आएगा VIT। इधर उधर घुमाते रहना। स्टार्टिंग कहाँ से है, हीट एनर्जी, एनर्जी इज द बेसिक, हीट इक्वल टू I स्क्वायर RT, ये आपको याद रख लेना है, फिर आप सब कुछ कर लोगे। एक ये एनर्जी है और पावर इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम होता है, बस फिनिश। चलो इतना ही चीज था इस चैप्टर में। अब समझो जूल्स, इसको कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है? अब तुम्हें ये बताने की जरूरत है क्या कि I स्क्वायर है, हीट इज प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर है, तभी तो फॉर्मूला में लिख रहे हैं I स्क्वायर RT प्रोपोर्शनल टू R है। दोनों पॉइंट हो गया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, टाइम से ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गया ना, इसी से तो फॉर्मूला आया I स्क्वायर RT। वेरी गुड। उसके बाद आगे जब बढ़ते हैं तो देखिए हीटिंग इफेक्ट का फायदा क्या है। तो आपका इलेक्ट्रिक आयरन जो काम करता है या रूम हीटर काम करता है, वो सब इसी पे तो काम करता है ना। देखो हीटिंग इफेक्ट इज डिजायरेबल इन डिवाइसेस लाइक इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक बात है, ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, हीटिंग इफेक्ट इज अनडिजायरेबल इन डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर, ये सब में हीटिंग होगा तो अच्छा नहीं है। जैसे आपका टैब, मेरा भी टैब थोड़ा हीट हो रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है मेरे लिए, तो मैंने चार्ज में लगा रखा है इसको। फिर देखो इन इलेक्ट्रिक बल्ब में जो फिलामेंट होता है वो हीट होता है तो वो लाइट देता है, ठीक है, ये अच्छा चीज है हमारे लिए। अब देखो फिलामेंट से रिलेटेड कुछ चीजें दे दी, ये टंगस्टन का बना होता है, ओके। इट डज नॉट, अब क्यों? क्योंकि ये जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं करता है, ऑक्सीडाइज कर जाता तो बेकार हो जाता है यार। केमिकल इक्वेशन वाले चैप्टर में देखा था हमने, मैग्नीशियम ऑक्साइड को इसको हीट कर दिए थे, मैग्नीशियम रिबन को, तो करके जल गया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया था, फटाफट ऑक्सीडाइज हो गया था वो। टंगस्टन जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं करता है, ये देख लियो। इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, अगर कम होता तो ये जैसे ही जलता ये मेल्ट हो जाता, फिनिश हो जाता, ठीक। Bulb are filled with chemically inactive gas like nitrogen and argon to prolong the life of filament। देखो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बल्ब के अंदर में कौन सी गैसेस प्रेजेंट होती है, तो इनएक्टिव गैसेस लाइक नाइट्रोजन एंड आर्गन वगैरह होता है, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक फ्यूज, ये है आपका ब्यूटी एनसीईआरटी का, और यहीं से आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आपसे ये सारी चीजें नहीं पूछेंगे वो जल्द, क्यों? ये तो बेसिक क्वेश्चन है, ये सबको पता होता है। जो एक डिप्लोमा होल्डर है या बीटेक होल्डर है उसको ये बातें पता होती हैं। आपको थोड़ा सा एज लेना है तो क्या करना होगा, आपको ये बिहाइंड द सब टॉपिक्स, जो बिटवीन द टॉपिक्स जो चीजें लिखी हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में आपको नहीं याद होगा, किस चीज का बना होता है, तो प्योर टीन या कॉपर का, अलॉय ऑफ कॉपर एंड टीन का। फ्यूज को कैसे कनेक्ट करते हैं, तो सीरीज में कनेक्ट करते हैं लाइव वायर के साथ, ठीक है। 3 तरीके का वायर आप पढ़े होगा ना, लाइव, वो शायद आपके पार्ट में भी नहीं है, रहने देते हैं उसको, पूछा जाता है क्या। चलो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मत लो, परेशान हो जाओगे अगर कभी आया तो बता देंगे। फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विथ लाइव वायर, फ्यूज हैज लो मेल्टिंग पॉइंट। तो ये सारा पॉइंट आपको पढ़ लेना है, रीडिंग कर लेना है, मैं बोलूंगा कितना भी कोई फायदा नहीं होगा, पढ़ना ही रटना ही पड़ेगा इसको, ठीक है। फिर आपको इलेक्ट्रिक पावर के बारे में मैंने आपको बता दिया, P इक्वल टू VI अभी बताया था, वहां से इसी को इस फॉर्मेट में लिख सकते, अलग अलग फॉर्मेट में लिखते रहो। कैसे? हमें पता है कि V इक्वल टू IR, और हमें पता है हीट इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, ठीक है। तो बस IR की जगह V लिख दो, तो H इक्वल टू IR की जगह V, तो एक I बचेगा VIT। कैसे भी इसको घुमाते रहो बस, अरे पता है पावर इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम, उससे भी आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा यूनिट ऑफ पावर क्या होता है, वॉट होता है। 1 वॉट का मतलब क्या हुआ, देखो P इक्वल टू VI था, तो 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस रहे और 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो उसको 1 वॉट का पावर बोल देते हैं। कमर्शियल यूनिट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, आप अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल देखना घर का, वो इसी यूनिट में रहेगा, 1 किलोवाट आवर। और ये है आपका 10 स्टार का पॉइंट कि 1 किलोवाट आवर कितना होता है, कितना जूल होता है।
वो इतना जूल होता है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टी से मल्टीप्लाई करना है, तो आप आवर में कितना सेकंड होता है उसको कर दो और गुना करो तो यही आ जाएगा आपकी वैल्यू। अब ये अगर नहीं समझ में आता है अभी तक और यहाँ तक पहुंच गए हो तो अभी आगे भी समझ में नहीं आएगा बताऊंगा, तो रट लो, 1 मार्क्स लाना है ना, दैट्स इट, फिनिश। 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ओके, आगे बढ़े। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। इसी पे हमारा वो अपना आता है, बिल वगैरह आता है, ठीक है। चलिए, अब ये क्वेश्चन से मैं लगा के दे दूंगा, आपको सॉल्व करने का मन हुआ तो करना, वैसे कोई जरूरत नहीं इसको करने की। तो अब एक क्विक रिवीजन कर लें कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो देखो, हमने पढ़ा चार्ज। चार्ज देखा क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल है। एक कूलम चार्ज का मीनिंग समझा। एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स वो देख लिए। फिर देखा चार्ज के फ्लो को बोलते हैं करंट। करंट को मेजर करते हैं एम्पियर में। जिस डिवाइस से मेजर करते हैं उसको बोलते हैं एमीटर, ठीक है। एमीटर को हमेशा कनेक्ट करते हैं सीरीज में। इसका रेजिस्टेंस हमेशा होता है लो। क्या रीजन है करंट के फ्लो होने का? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे डिफाइन करते हैं? वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, W/Q। इसका यूनिट है वोल्ट, मेजर करते हैं वोल्ट मीटर से। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हमेशा हाई, हमेशा इसको कनेक्ट करेंगे पैरेलल, ठीक है। फिर हमने सिंबल्स देखे। हमारा फर्स्ट पार्ट ओवर हुआ। सेकंड पार्ट में हमने देखा V प्रोपोर्शनल टू I, इसी को बोलते हैं ओम्स लॉ, ठीक है, ओम्स लॉ। V प्रोपोर्शनल टू I। जब प्रोपोर्शनलिटी हटाए तो आया R, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, जो हो गया R, ठीक है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के बारे में फिर हमने थोड़ा सा डिटेल देखा कि इसको मेजर करते हैं ओम से, ओम में, ठीक है। देखा कि R इज प्रोपोर्शनल टू L/A। देखो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इससे क्वेश्चंस बनता है। R प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के डायरेक्टली और इनडायरेक्टली होता है एरिया के, और टेम्परेचर पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर रेजिस्टिविटी देखा कि एक यूनिट क्यूब में कितना रेजिस्टेंस है, वही। फिर उससे रिलेटेड ये पॉइंट्स थे, ये आपको याद करने हैं। रेजिस्टर को सीरीज में जोड़े तो R इक्विवेलेंट आया R1 + R2 + R3। पैरेलल में जोड़े तो आया 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 + 1/R2। आगे बढ़े, पैरेलल में जोड़ लिया। फिर क्या इफेक्ट है दोनों का वो देखा। सीरीज में जोड़ेंगे तो क्या फायदा है क्या नुकसान, वो यहाँ से देखा। हीटिंग इफेक्ट में आए तो देखा I² RT, ये है एनर्जी, हीट एनर्जी, इसको बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। प्रोपोर्शनल टू I², प्रोपोर्शनल टू R, प्रोपोर्शनल टू T, इसी को पर यूनिट टाइम जब बोलेंगे तो आ जाएगा पावर। इसी को अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, P = VI या P = I² या हीट = VIT, अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। इसी का जो कमर्शियल यूनिट है वो है 1 किलोवाट आवर, जो होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये हो गया आपका चैप्टर फिनिश। ओके, आओ क्विज बना लेते हैं इसका। देखो, क्या बोल रहा है आपके क्वेश्चन में? ये इलेक्ट्रिक सर्किट कंटेन्स 2 रेजिस्टर, ये है, ठीक है, पैरेलल में जुड़ा है, वोल्ट दिया, तो भैया एक ये है और एक ये है, ये 4 है, ये 12 है, दोनों को जोड़ दिया है 6 वोल्ट की बैटरी से, 6 वोल्ट। तो हमें पता है कि 1/R इक्विवेलेंट, पैरेलल कनेक्शन है ना, 1/R1 + 1/R2, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा यहाँ, 1/4 + 1/12, मतलब R इक्विवेलेंट इक्वल टू, चलो ना यार पूरा ही कर देते हैं फिर कंफ्यूज हो जाओगे, 12, 3 + 1 मतलब 4/12, मतलब 1/3, मतलब R इक्विवेलेंट इक्वल टू 3। और हो गया गलत। क्यों गलत हो गया? व्हाट इज द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द बैटरी? हमने अभी R निकाला ना, R इक्विवेलेंट क्या निकाला, 3, तो V = IR। अब V हमें पता है ना 6, और I निकालना है, R निकल गया 3, 3 × 2 = 6, क्या आ गया, I = 2, तो हो गया 2, और ये हमने मार्क किया 2, तो आंसर हो गया राइट।
ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, definition of electric potential difference, what does it mean if the potential difference between two point is 1 volt? हमें देखा था ना V equal to W by Q, मतलब 1 जूल काम करना पड़ रहा है 1 कूलम चार्ज को ले जाने के लिए। तो 1 C पॉइंट देखिए एम्पियर, यहाँ एम्पियर दिख गया बेकार, जूल वर्क सही है, डन टू मूव चार्ज इन्फिनिटी टू 1 नहीं, यह है पोटेंशियल का डेफिनेशन। और बिटवीन 2 पॉइंट जब बात करेंगे तो डिफरेंस हो जाएगा, हमें पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, इसलिए आंसर सी है। ओके राइट, मूविंग फॉरवर्ड टू द थर्ड क्वेश्चन। द वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 3। ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करोगे, मैं आपको ये अटैच कर दूंगा उसमें, ये क्वेश्चन आप खुद से करोगे क्योंकि ये जो है ना ये सबसे ज्यादा फेवरेट है, मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है ये, मोस्ट फेवरेबल। इसमें आपको ये लगाना आर इज प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, ये लगा के सॉल्व करो, हिंट दे दिया मैंने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द हीटिंग एलिमेंट ऑफ डिवाइस लाइक इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड मेड ऑफ अलॉयज रेदर देन प्योर मेटल। अब ये देखो ये किस चीज का बना होता है, तो अलॉयज आर लेस एक्सपेंसिव एंड मोर फ्लेक्सिबल देन प्योर मेटल, नहीं, अलॉयज आर बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नहीं, अलॉयज हैव लोअर रेजिस्टिविटी, नहीं, अलॉयज हैव अ हायर रेजिस्टिविटी एंड डू नॉट ऑक्सीडाइज इजीली एट हाई टेम्परेचर। इसमें तो यही सही लग रहा है, देखते हैं क्या है, और आंसर इज राइट, ठीक है, हाई रेजिस्टिविटी वाला। एन इलेक्ट्रिक हीटर हैज रेजिस्टेंस इतना, करंट इतना 2 घंटे में, व्हाट रेट हीट इज डेवलप्ड, फॉर्मूला लगाना है I²RT, इसको लगा के खुद से सॉल्व कर लेना, ठीक। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिफॉर्म मेटालिक कंडक्टर नॉट डिपेंड ऑन। अब ये क्या देख रहा है, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिफॉर्म मेटालिक कंडक्टर डिपेंड नहीं करता है, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड नहीं करता है ये पूछ रहा है। तो देखो लेंथ पे तो करता है ना, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल बाई, ये लिखे थे ना, तो लेंथ पे करता है, करंट फ्लोइंग थ्रू इट पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, द नेचर ऑफ द मटेरियल रेजिस्टिविटी पे करता है, द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन पे क्यों करेगा, ठीक है। तो देखो ये current flowing through it, okay, which of the following factor does the resistance of a uniform, अच्छा यूनिफॉर्म मेटालिक कंडक्टर जब उसने लिख दिया तो क्रॉस सेक्शन तो यूनिफॉर्म हो गया ना इसका, समझ गया, ये यूनिफॉर्म, क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म हो गया इसका, तो उसमें फिर ये आपसे बस ये वाला चीज पूछना चाह रहा है, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल बाई, ठीक है। तो ये आंसर इसका, करंट फ्लोइंग थ्रू इट पर डिपेंड नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिवाइस जो है वो इतना पावर कंज्यूम कर रहा है, हमने पढ़ा है पावर इक्वल टू वी आई, ठीक है, और पावर इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम, ठीक है। फिर बोल रहा है व्हेन कनेक्टेड टू इतना पावर है, इतना वोल्ट लाइन पे कनेक्ट किया, ये पावर है और ये क्या है, वोल्टेज है। हाउ मच एनर्जी डज इट कंज्यूम, ये टाइम है, आपसे एनर्जी पूछा तो क्या होता है, वी आई टी होता है, अब वी आई को ही हम पावर बोलते हैं, तो एनर्जी क्या हो जाएगा, पावर इंटू टाइम, पावर कितना है 1100 वाट, इंटू टाइम कितना है 2 आवर, तो देखो 2200 वाट आवर, इसको किलोवाट में लिखेंगे तो 3 के बाद पॉइंट लगा तो 2.2 किलोवाट आवर। क्या क्लियर हो गया, सही है, आगे बढ़े, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग डोमेस्टिक अप्लायंसेस इन पैरेलल। पैरेलल में करने से क्या होगा यार, देखो ना, पैरेलल में करने से एक फेल हो गया तो दूसरा फेल नहीं होता है, ठीक है। देखो कहाँ है, इट रिड्यूस टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम मेन सप्लाई इफ वन अप्लायंस और अदर कंटिन्यूज टू ऑपरेट इंडिपेंडेंटली, ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चलिए बाकी के जो क्वेश्चन है वो मैं आपको अटैच कर दे रहा हूँ, वैसे वन लाइनर ही है, उसको अटैच कर दे रहा हूँ और आप उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।